गांव नंदपुर में एक धनी व्यक्ति राजवीर सिन्हा रहते थे। उनका बेटा आर्यन बहुत आलसी और जिद्दी था। उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी और वह सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता। एक दिन आर्यन की माँ सुमित्रा ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम्हें जीवन में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। आर्यन ने कहा, मैं क्या करूँ माँ? सुमित्रा ने प्यार से समझाया, कुछ खास नहीं बेटे, पास के गांव में एक महान गुरु आचार्य वशिष्ठ रहते हैं। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम वहां जाकर पढ़ाई करो। मैंने उन्हें कहा कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम वहां जाने के लिए तैयार हो, है ना? आर्यन ने झुंझलाकर कहा, मैं कैसे जाऊं माँ? आप जानती हैं कि मुझे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो बेटे, तुम्हें वहाँ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस अपने पिता के साथ जाओ, वहाँ का माहौल देखो। अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो वापस आ जाना। आर्यन ने कहा, ठीक है माँ, मैं जाऊंगा, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। और वैसे भी मुझे पापा से दूर रहना है। वो हर समय मुझे डांटते रहते हैं और पढ़ाई के लिए परेशान करते हैं। लेकिन अगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं जल्द ही लौट आऊंगा। इस तरह आर्यन ने आचार्य वशिष्ठ के आश्रम जाने का फैसला किया, केवल अपने पिता से बचने के लिए। अगले दिन राजवीर ने आचार्य वशिष्ठ को संदेश भेजा और उनके पास जाने की तैयारी की। आचार्य वशिष्ठ एक छोटे से परिवार के साथ रहते थे, जिसमें उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनके पिता थे। अगले दिन राजवीर आर्यन को लेकर आचार्य वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करते हुए कहा, नमस्कार गुरुजी, ये मेरा बेटा आर्यन है और मैं इसे आपके आश्रम में छोड़ रहा हूँ। अब इसे एक समझदार और योग्य व्यक्ति बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आचार्य वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें राजवीर जी, आपका बेटा जल्द ही हर क्षेत्र में कुशल हो जाएगा। फिर उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, अगर तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो तुम्हें ज्ञान और समझदारी मिल जाएगी और कुछ समय बाद तुम एक समझदार लड़के के रूप में अपने घर लौटोगे। आर्यन ने अनमने भाव से कहा, ठीक है गुरुजी। आचार्य वशिष्ठ ने अपने बेटे आदित्य को बुलाया और कहा, आर्यन, ये मेरा बेटा आदित्य है। ये उम्र में तुमसे छोटा है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे साथ ही प्रशिक्षण दूंगा। तुम दोनों को मिलकर सीखने का आनंद लेना चाहिए। अब आश्रम के अंदर जाओ। जब आर्यन आश्रम के अंदर गया तो राजवीर ने आचार्य वशिष्ठ से बात की और कहा, गुरुजी, आज से मेरा बेटा आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसे कुछ समझदारी और अच्छे संस्कार सिखाएं। आचार्य वशिष्ठ बोले, राजवीर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका बेटा तो मुझे बहुत ही सभ्य और शालीन लग रहा है। राजवीर ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुजी, जैसा वो दिखता है वैसा है नहीं। वह आलसी, जिद्दी और बात नहीं मानता। वह मुझे अपना दुश्मन समझता है। आचार्य वशिष्ठ ने राजवीर को आश्वस्त किया कि आर्यन जल्द ही बदल जाएगा और एक नई शुरुआत की नींव रखी। आचार्य वशिष्ठ ने आर्यन से कहा, ये मेरा बेटा आदित्य है। ये उम्र में तुमसे छोटा है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे साथ ही प्रशिक्षण दूंगा। तुम दोनों को मिलकर सीखने का आनंद लेना चाहिए। अब आश्रम के अंदर जाओ। जब आर्यन अंदर गया तो राजवीर ने आचार्य से कहा, गुरुजी, आज से मेरा बेटा आपकी जिम्मेदारी है। कृपया उसे कुछ समझदारी और अच्छे संस्कार सिखाएं। आचार्य वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजवीर जी? आपका बेटा तो मुझे बहुत ही सभ्य और शालीन लग रहा है। राजवीर ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुजी, जैसा वो दिखता है वैसा नहीं है। वह आलसी, जिद्दी और बात नहीं मानता। वह मुझे अपना दुश्मन समझता है। इसलिए हमने उसे आपके आश्रम में भेजने का फैसला किया। मुझे उसके भविष्य की चिंता हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप उसे कैसे बदलेंगे और संभालेंगे। मुझे बस उम्मीद है कि वह यहाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। आचार्य वशिष्ठ ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता न करें। आर्यन अभी अपरिपक्व है। वह धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप उसे अगली बार देखेंगे तो वो समझदार और जिम्मेदार हो चुका होगा। राजवीर ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है गुरुजी, मैं चलता हूँ। इसके बाद राजवीर घर लौट गए। अगले दिन सुबह से ही आर्यन का प्रशिक्षण शुरू हो गया। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, आर्यन, आज से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू हो रहा है।
तुम्हें हर काम समय पर और खुद करना होगा। ये मेरे आश्रम का नियम है। तुम्हें सभी नियमों का पालन करना होगा। समझ गए? आर्यन को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने दुखी स्वर में कहा, गुरुजी, आप भी मेरे पिताजी जैसे ही हैं। हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि क्या करना है और कब करना है। मैं यहाँ ऐसे निर्देशों से बचने के लिए आया था। मुझे कुछ भी नहीं करना है। आचार्य वशिष्ठ ने सख्त स्वर में कहा, ऐसा है? लेकिन तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ये तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुमने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। समझे? आर्यन ने मजबूरी में गुरुजी की बातें माननी शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहता था। एक दिन आचार्य वशिष्ठ ने कहा, आर्यन, मैंने तुमसे कल एक श्लोक याद करने को कहा था। क्या तुमने इसे याद किया? आर्यन ने कहा, गुरुजी, मैं इसे अब तक याद नहीं कर पाया। आचार्य वशिष्ठ ने सख्ती से कहा, क्या तुम मेरी बात नहीं समझते? मैंने बार बार कहा है कि नियमों का पालन करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। आर्यन ने डर और झिझक के साथ सिर झुका लिया और गुरुजी की बातों का पालन करने लगा। आश्रम का अनुशासन और आचार्य वशिष्ठ की सख्ती धीरे धीरे आर्यन को बदलने लगी। ये कहानी सरल हिंदी में अनुवादित है। आचार्य वशिष्ठ ने एक दिन कहा, आर्यन, हम पास के गांव में एक विवाह में जा रहे हैं। अपने और आदित्य का ख्याल रखना। ये सुनिश्चित करना कि आदित्य सारे श्लोक याद कर ले। अगर तुम उसे याद दिलाओगे नहीं तो वो सारा दिन खेलकूद में बर्बाद कर देगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ठीक है, क्या तुम ऐसा करोगे? आर्यन ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात मानूंगा और आदित्य का ध्यान रखूंगा। इसके बाद आचार्य वशिष्ठ अपनी पत्नी के साथ विवाह के लिए रवाना हो गए। आर्यन ने इसे गुरुजी का सम्मान मानते हुए आदित्य की जिम्मेदारी ली और कहा, सुनो आदित्य, गुरुजी ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आते तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। समझे? आदित्य ने कहा, ठीक है भैया, लेकिन मैं अभी खेलना चाहता हूँ। कृपया मुझे खेलने दो। आर्यन ने सख्ती से कहा, नहीं मेरे छोटे भाई, जब तक तुम आज के सारे श्लोक याद नहीं कर लेते मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। आर्यन ने पूरी कोशिश की कि आदित्य श्लोक याद कर ले, लेकिन 4 दिनों तक आदित्य का ध्यान सिर्फ खेलने में था और वो श्लोक याद नहीं कर पाया। ये देखकर आर्यन बहुत परेशान हो गया। उसने गुस्से में कहा, ये क्या है आदित्य, तुम अब तक श्लोक क्यों नहीं याद कर पाए? तुम समझते क्यों नहीं? आदित्य ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मैं नहीं पढ़ूंगा और न ही श्लोक याद करूंगा। इस उत्तर को सुनकर आर्यन अपना आपा खो बैठा और उसने आदित्य को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि आदित्य के गाल लाल हो गए। छोटा आदित्य रोते हुए अंदर चला गया और श्लोक याद करने लगा। आर्यन सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपने गुरु के बेटे को गुस्से में थप्पड़ मार दिया। अब क्या होगा? गुरुजी को क्या कहूँगा? हालांकि उसने देखा कि थप्पड़ के बाद आदित्य पूरे मन से श्लोक याद करने में लग गया। अगले दिन आचार्य वशिष्ठ अपनी पत्नी के साथ लौटे। आदित्य ने तुरंत शिकायत की, गुरुजी, आर्यन भैया ने मुझे थप्पड़ मारा। आचार्य वशिष्ठ ने आर्यन की ओर देखा और कहा, क्या ये सच है आर्यन, तुमने आदित्य को मारा? आर्यन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी गुरुजी, मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हूँ कि उसने उसके बाद पूरी लगन से श्लोक याद करना शुरू कर दिया। आचार्य वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, आर्यन, ये घटना तुम्हारे लिए एक सबक है। कभी कभी कठोरता जरूरी होती है, लेकिन वो प्यार और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी, लेकिन भविष्य में धैर्य रखना और अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। इस घटना के बाद आर्यन ने गुरुजी के निर्देशों को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से जुट गया। आदित्य ने अपनी माँ से कहा, माँ, देखिए कैसे भैया ने मुझे थप्पड़ मारा है। मेरा गाल सूज गया है और बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने चिंतित होकर कहा, हे भगवान, आर्यन, तुमने इसे इतनी जोर से क्यों मारा? इसका चेहरा तो सेब जैसा लाल हो गया है। आर्यन ने कहा, माँ, मैंने उसे कई बार श्लोक याद करने के लिए कहा, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी और खेलता रहा, इसलिए मुझे उसे ठीक करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। माँ ने गुस्से में कहा, क्या तुम किसी को इतनी जोर से थप्पड़ मारोगे अगर वो श्लोक नहीं याद करता? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुरुजी ने कहा, क्या कहोगी तुम?
मैंने आर्यन को आदित्य की जिम्मेदारी दी थी और उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसने आदित्य से श्लोक याद करने को कहा, लेकिन आदित्य ने मना कर दिया, तो अब उसे सजा देना जरूरी था। एक शिक्षक को अपने छात्रों को अनुशासन में रखना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही उनका भविष्य है। माँ चुप हो गई और कहा, ठीक है गुरुजी। आर्यन ये सुनकर समझ गया कि गुरुजी की मंशा क्या थी। उसे अपनी माँ और पिता की याद आई, जो हमेशा उसे प्यार से समझाते थे, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी अच्छी नियत को समझा नहीं। मुझे लगा था कि आप मुझे सिर्फ पढ़ाई के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ये सब मेरे अच्छे भविष्य के लिए था। अब से मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूँगा। गुरुजी ने कहा, आर्यन, तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि अपने माता पिता से माफी मांगनी चाहिए। वे हमारे पहले शिक्षक होते हैं और उनका हमेशा यही उद्देश्य होता है कि हम अच्छा और सफल जीवन जिए। अगर तुम समझदारी और अच्छे संस्कारों के साथ जीवन जियोगे तो तुम ही फायदे में रहोगे। तुम्हें अपनी माँ बाप की बातों को समझना चाहिए था, जो हमेशा तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए लड़ते हैं। आर्यन ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगा। अब से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और अच्छा इंसान बनूंगा। इस घटना के बाद आर्यन ने गुरुजी के मार्गदर्शन को अपनाया और कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ समय बाद वह अपने गांव वापस लौट आया और अपने माता पिता की देखभाल करने लगा। उसने अपने माता पिता की जिम्मेदारी ली और हमेशा उनके साथ खुशी से जीवन बिताया।